हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोज में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आपको टाउन प्लानिंग एवं उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में बताया था, धार्मिक जीवन के बारे में। आज मैं आपको सोशल लाइफ के बारे में अर्थात सामाजिक जीवन के बारे में बताऊंगी। लिखित साक्ष्यों के अभाव में यद्यपि सामाजिक जीवन के बारे में जानना अत्यधिक दुष्कर कार्य है, क्योंकि कोई लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। लेकिन उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री प्राप्त हुई है और विभिन्न जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति, विशेषकर उस समय के खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री आदि के विषय में उन सब के द्वारा हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उत्खनन से जो विभिन्न प्रकार के विशाल नगर हमें मिले हैं उनसे यह प्रकट होता है कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी वो अत्यंत उच्च रही होगी। तो सबसे पहला आता है सामाजिक जीवन के अंतर्गत समाज का स्वरूप। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बहुत सी प्रजातियों के लोग रहते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस आधार पर अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि समाज चार प्रमुख श्रेणियों में या चार प्रमुख वर्गों में उसको हम बांट सकते हैं: विद्वान, राजकीय अधिकारी, व्यापारी और कारीगर यानी कि श्रमिक। तो इस प्रकार समाज को साधारणतः चार वर्गों में बांटा जा सकता है। जो विद्वान हैं उसमें पुजारी, ज्योतिषी, चिकित्सक आदि वर्ग थे। दूसरा वर्ग जो अधिकारी वर्ग है उसमें नगर, जनपद आदि से संबंधित अधिकारी वर्ग, सुरक्षा संबंधी वर्ग ये रहे होंगे। तीसरा व्यापारी वर्ग था जिसमें व्यापारी, दुकानदार, शिल्पी आदि थे। और चौथा जो कि कारीगर, जिसमें श्रमिक हैं, किसान, श्रमिक, गृह सेवक आदि वर्ग रहे होंगे। तो ये इस प्रकार है जो समाज है उसको हम मोटे तौर पर चार भागों में उसको बांटा जा सकता था। सिंधु प्रदेश में जाति प्रथा अथवा वर्ग भेद के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं थे और सिंधु प्रदेश के लोगों का जीवन सुख शांतिपूर्वक था, क्योंकि वहाँ पर शस्त्र अस्त्र बहुत कम मिले हैं। तो इस अल्पता से यह प्रकट होता है कि वो युद्ध प्रेमी नहीं थे, बल्कि शांति व्यवस्था में विश्वास रखते थे और शांतिपूर्ण जीवन यापन करते हुए सार्वजनिक रूप से अधिकाधिक सुख समृद्धि की प्राप्ति उनकी संगठित सामाजिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। अगला आता है परिवार। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में भारी मात्रा में नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और प्राचीन मेसोपोटामिया तथा अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं के अंतर्गत मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता है। वहाँ मात्र सत्तात्मक समाज था, प्रणाली प्रचलित थी। तो इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों में भी मात्र सत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। हालांकि विद्वानों में मतभेद है कि उनके परिवार पितृसत्तात्मक थे अथवा मात्र सत्तात्मक थे। इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है, किंतु जो खुदाई में मूर्तियाँ मिली हैं उनमें बहुतायत नारियों की मूर्तियों की है। इस कारण से यह माना जाता है कि परिवार या समाज मात्र सत्तात्मक प्रणाली वहाँ पर प्रचलित थी। और इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि सिंधुवासियों में संयुक्त परिवार प्रणाली थी अथवा नहीं थी। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो भवन प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि पृथक पृथक परिवारों के रहने की व्यवस्था वहाँ की गई थी और साथ में संयुक्त परिवार प्रणाली भी प्रचलित थी। प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पोता पोती आदि एक साथ रहते थे। अगला है समाज में नारी का स्थान, कि उस समाज में नारी का स्थान कितना सम्मान्य था, कितना पूजनीय था और वो पुरुष के बराबर उसको कितना आदर सम्मान मिलता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमाण हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि तत्कालीन परिवार मातृ प्रधान था। तो ऐसे परिवारों में माता का महत्वपूर्ण स्थान होता है
और वंश परंपरा भी माता के आधार पर ही निर्धारित होती है। इस तरह के समाज से हम यह अभिप्राय लगा सकते हैं कि उस समय समाज में नारी की स्थिति अच्छी रही होगी। प्राप्त मूर्तियों में नारी की अधिकतम संख्या है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जीवन के हर क्षेत्र में नारी को पुरुष के समान या उससे कहीं अधिक सम्मान प्राप्त था या उसकी स्थिति सम्माननीय थी। नारी का मुख्य कार्य गृह संचालन तथा बच्चों का पालन पोषण करना था। स्त्रियां सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में पुरुषों के समान ही सम्मिलित होती थी। मुद्राओं पर अंकित विभिन्न नारी चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। उसके अतिरिक्त अगला पॉइंट आता है खान पान। सिंधु प्रदेश के उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक बर्तनों को देखने से ज्ञात होता है कि खाद्य और पेय सामग्री की बहुतायत रही होगी। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन का प्रयोग किया जाता था। इस खाद्य सामग्री में गेहूँ, जौ, चावल, दाल आदि प्रमुख रूप से प्रयोग में लाए जाते थे। अनेकानेक चित्रों में मछली पकड़ने, पशुओं का शिकार करने आदि का चित्रण है। मांस का भी अवश्य प्रयोग किया जाता था। तो उससे क्या स्पष्ट होता है कि वह मांसाहारी भी लोग थे। तो यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन उपयोग में लाया जाता था। भोजन में फलों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, क्योंकि चित्रों और खिलौनों में खजूर, तरबूज, अनार, नारियल आदि का भी चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त गाय, भैंस, बकरी से भी यहाँ के लोग परिचित थे। इन पालतू पशुओं से उन्हें दूध प्राप्त होता था। अनाज एवं मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे का ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन सिंधु वासियों का मुख्य आहार क्या था? गेहूं ही था। अगला है वेशभूषा। खनन से प्राप्त जो तथ्य हैं उनसे यह पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दो वस्त्र धारण करते थे। सिंधुवासी जो हैं किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, इसका अनुमान हमें किससे लगाया जाता है? मूर्तियों से। मातृ देवी, नर्तकी की इनकी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है। और इन मूर्तियों से ही ये पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दो वस्त्र धारण करते थे और ये दोनों वस्त्र बिना सिले हुए होते थे। एक वस्त्र धोती की तरह होता था और दूसरा वस्त्र चादर की तरह या लुंगी की तरह होता था। स्त्री और पुरुषों के वेशभूषा में कोई विशेष अंतर नहीं था। एक वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता था और वो दूसरा वस्त्र जो है वो चादर की तरह ओढ़ा जाता था। पुरुष प्राय एक उत्तरीय दुपट्टा दाएं कंधे के नीचे से लेकर बाएं कंधे के ऊपर डाल लेते थे और कमर के नीचे के भाग को ढकने के लिए पुरुष अथवा स्त्री लुंगी या धोती का वस्त्र धारण करती थी। धोती के रूप में जैसा वस्त्र धारण करती थी। और कुछ स्त्रियां ऐसी भी दिखाई गई हैं मूर्तियों में कि सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थी। कुछ स्त्रियां मूर्तियों में टोपी या पगड़ी भी दिखाई गई हैं जिन्होंने इनको प्रयोग में लिया है। अगला है केश विन्यास। सिंधु प्रदेश में केश विन्यास को बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। बहुत सुंदर ढंग से केश विन्यास किया जाता था। स्त्रियों में आकर्षक केश विन्यास का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य जो मूर्ति है उसका केश विन्यास बहुत आकर्षक है। उसके कुंडलीकृत केशों को सिर के पीछे दाहिनी ओर लटकते हुए दिखाया है। केश विन्यास के लिए कंघी और दर्पण का प्रयोग किया जाता था। एक छोटी घिया पत्थर से बनी मूर्ति में भी केश सज्जा का यह स्वरूप दिखाया गया है। पुरुषों में तथाकथित योगी के सिर में मध्य में मांग में निकाली गई मांग दिखाई गई है और पीछे से केश राशि को फीते से कसकर बांध दिया गया। पुरुषों में इस तरह का केश विन्यास दिखाया गया है। सामने ललाट पर गोलाकृति की वस्तु भी दिखाई देती है। उस जो कंघी का प्रयोग किया जाता था वो भी उत्खनन में
कुछ कंघी मिली है, इसमें हाथी दांत की एक कंघी मिली है। कांच से निर्मित दर्पण भी मिला है। उससे प्रतीत होता है कि दर्पण का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता था। कुछ ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं पुरुषों की जिनमें कुछ लोग दाढ़ी तो रखते थे लेकिन मूछें मुड़वा लेते थे। खुदाई में उस्तरा भी मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग हजामत भी बनाते थे। और आजकल के हिंदू स्त्रियों की भांति पहले वहाँ पर भी स्त्रियाँ मांग निकाल कर चोटी करती थी। कुछ स्त्रियाँ अपनी चोटी को शीर्ष पर कई वृत्तों में लपेट लेती थी और कुछ बालों को जूड़ा बनाकर फीतों से बांध लेती थी। इस तरह के केश विन्यास हमें इसमें प्राप्त हुए हैं। अगला है आभूषण। आभूषणों की प्रचुरता और विविधता इस बात का द्योतक है कि सिंधुवासी स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। खुदाई में कंठहार, कर्णफूर, हसूली, भुजबंद, कंगन, चूड़ियाँ, अंगूठी, करधनी, पायजेब, नाक में पहनने के आभूषण, कान की बालियाँ, कड़े आदि मिले हैं। ये जो आभूषण थे उनको बनाने में मूल्यवान पत्थरों, सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि का प्रयोग किया जाता था। तो एक इससे प्रतीत होता है कि धनी और निर्धन सभी इन विभिन्न प्रकार के आभूषणों को पहनते थे। धनी जो लोग थे वो सोना, चांदी, हाथी दांत और बहुमूल्य पत्थरों से बने आभूषण पहनते होंगे और गरीब लोग तांबे, पत्थर, मिट्टी या हड्डी के बने आभूषण पहनते होंगे। उसके अतिरिक्त उत्खनन में सुरमेदानी और सलाइयाँ भी मिली हैं। स्त्रियाँ आँखों को सुंदर बनाने के लिए सुरमे का प्रयोग करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सिंधुवासी लोग थे वो श्रृंगार प्रिय थे और विविध श्रृंगार सामग्री का भी प्रयोग किया जाता था। पाउडर जैसा भी मिला है एक पदार्थ, डिब्बे में भरा हो तो उसका पाउडर का ही प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा मनके की हार, मनके की लड़ियाँ बहुत मिली हैं। एक गोलाकार मनकों का 6 लड़ियों वाला एक कंगन भी प्राप्त हुआ है। तो इससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर मनके बनाने का और पच्चीकारी का भी काम किया जाता था। मनके का कारखाना चंदहुदड़ों में प्राप्त हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा मनका बनाने का काम किया जाता था और उसके विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। अगला आता है गृह उपयोगी उपकरण तथा सामग्री। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई में तथा अन्य स्थानों की खुदाई में प्रतिदिन काम में आने वाली अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये वस्तुएं मिट्टी, पत्थर, तांबे, कांसे, पीतल की बनी हुई हैं। अधिकतर इन वस्तुओं के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन अधिकतर चाक पर ही बनते थे और इन मृद भांडों को भट्टों में पकाया जाता था। अधिकांश मृद भांड बिना चित्रण के प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों में जो बर्तन हैं उनमें मुख्य रूप से रकाबियाँ, प्याले, सकोरे, सुराहियाँ, घड़े आदि उल्लेखनीय हैं, मुख्य रूप से हैं। पत्थर और धातु के भी छोटे बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं। अधिकांश धातु के बर्तनों का आकार प्रकार मिट्टी के बर्तनों के अनुसार ही है। और गृहस्थ जीवन के लिए जो अन्य सामग्री चाहिए जैसे चटाई, कुर्सी, पलंग, सूत काटने के तकुए, सुई, हाथी दांत, अस्थि के बने कंघे, हंसिया, छैनी, छुरी, आरी, मछली पकड़ने के कांटे आदि विभिन्न प्रकार के जो दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं वो इस तरह के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो इन विभिन्न प्रकार की उपयोगी जो सामग्री है उससे यह माना जा सकता है कि सिंधु वासियों का जो जीवन था वह समृद्ध था। अगला पॉइंट है आमोद एवं प्रमोद। सिंधु वासियों में मनोविनोद के भी यानी मनोरंजन भी उनके द्वारा किया जाता था, इसके भी प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। मछली पकड़ना और शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। इस संदर्भ में
कुछ मुद्राओं पर धनुष बाण से जंगली हिरण और बकरों का शिकार करते दिखाया गया है। लोग पक्षियों को पिंजरों में रखकर पालने का भी शौक करते थे। तो इस तरह की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मनोरंजन के लिए पशु और पक्षियों को भी लड़ाया जाता था। एक मुद्रा पर दो शेरों के साथ एक व्यक्ति को लड़ते हुए दिखाया गया है। कुछ उत्कीर्ण चित्रों से पता चलता है कि लोग सांडों, मुर्गों, तीतर, बटेरों को आपस में लड़ाया करते थे। खेलकूद और व्यायाम में भी उनकी रुचि थी। एक मुद्रा पर व्यक्ति को व्यायाम करते हुए दिखाया गया है। उसके अलावा घर में बैठकर भी अनेक खेल खेला करते थे, यानी कि शतरंज का खेल भी उनका मनोरंजन का साधन था। पत्थर, मिट्टी और हाथी दांत के बने हुए बहुत सुंदर पासे और गोटियाँ मिली हैं, जो घनाकार और चिपटे दोनों ही आकार के पासे होते थे। और ये पासे साधारण या हाथी दांत के होते थे। इनकी सतहों पर बिंदुओं से कुछ नंबर पड़े हुए हैं। पासे के खेल कई प्रकार के खेले जाते थे। तो ये लोग शतरंज और चौपट से मिलते जुलते खेल खेला करते थे। इसके अतिरिक्त नृत्य और संगीत भी मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन था। उस युग के लोगों का आमोद प्रमोद का ये मुख्य साधन माना जाता था, नृत्य और संगीत। धातु की बनी हुई नर्तकी की एक सुंदर मूर्ति मिली है। यह मूर्ति बिल्कुल सजीव प्रतीत होती है। नर्तकी त्रिभंगी मुद्रा में नृत्य करने के लिए तैयार दिखाई देती है। कुछ मुद्राओं पर तबले और ढोल की आकृतियाँ भी उत्कीर्ण हैं। तो इससे पता चलता है कि इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। कुछ मुद्राओं पर वीणा और तुरही के भी चित्र अंकित हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये सब लोगों की संगीत प्रियता के परिचायक हैं। इन बड़ों के अलावा बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। बच्चों के खिलौनों में पूरा प्रबंध था। बच्चों के खिलौनों के लिए मिट्टी की गुड़िया, मिट्टी के बैलगाड़ियाँ इनमें सबसे प्रमुख है। बैलगाड़ियों के अतिरिक्त मिट्टी की गुड़िया, सीटी, झुनझुने, पशु पक्षियों की आकृति के खिलौने ये प्रमुख थे। तो इस प्रकार बड़े और छोटे सभी के मनोरंजन की पूरी व्यवस्था की गई थी। जो बैलगाड़ियाँ मिली हैं उनके गलों में हालांकि छेद नहीं मिलता, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ में छेद भी दिखाई दिए हैं। तो ऐसा प्रतीत छेदों में रस्सी डालकर बच्चे उनको खींचते थे। उसके अलावा गैड़े के पशुओं में गैड़े के खिलौने भी मिले हैं। चंदहुदड़ों में एक बहुत सुंदर हाथी का खिलौना मिला है। तो धातु के और मिट्टी के दोनों ही प्रकार के खिलौने प्राप्त हुए हैं। अगला है शिक्षा। सिंधु सभ्यता काल में तो सिंधु वासियों का जो जीवन है, सिंधु वासियों के लिए सुसंस्कृत और परिष्कृत जीवन का परिचय उनके विद्या अनुराग से के द्वारा होता है। खुदाई से प्राप्त बहुत सारे खिलौनों से ज्ञात होता है कि खेलकूद के अतिरिक्त बाल शिक्षा के और भी साधन थे। उस काल में लिखने के लिए चमड़ा, वृक्ष की छाल, मिट्टी की और लकड़ी की तख्तियों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि उस समय के लोग पढ़ना और लिखना दोनों जानते थे। बच्चों के लिए, युवकों के लिए शिक्षा का एक विकसित पाठ्यक्रम अवश्य था। जो लिखाई का कार्य होता था वो तख्तियों पर होता है। अनेक तख्तियाँ मिली हैं और इन तख्तियों पर कलमों से लिखा जाता था। जो तख्तियाँ थी उन पर कलम से लिखा जाता था। माप और तोल की निश्चित योजना थी। निश्चित योजना को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। सिंधु प्रदेश के बाँट बटखरे दशमलव जो पद्धति है उस पर आधारित थे। सुनियोजित भवन, नाली, मार्ग आदि के आधार पर यह ज्ञात होता है कि उन्हें ज्यामिति के सिद्धांतों का भी ज्ञान था। इसी तरह सिंधु वासियों को औषधि विज्ञान, ऋतु विज्ञान, ज्योतिषी का भी अच्छा ज्ञान था। और संभव है कि विद्यार्थियों को संगीत, नृत्य कला, चित्रकला इनकी भी शिक्षा दी जाती थी। अगला है सिंधु लिपि। सिंधु लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता के भग्नावशेषों से बहुत सी मुद्राएं, ताम्रपत्र, मिट्टी के बर्तन पर अनेक लेख उत्कीर्ण हैं, परंतु उनको अभी तक
नहीं पढ़ा जा सका है। उसके संबंध में केवल इतना ही ज्ञात हो पाया है कि वह चित्र प्रधान है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिपि पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। इस प्रकार की जो लिपि है इसको वस्त्रोपेदन कहा जाता है और यह माना जाता है कि जो हड़प्पाई लिपि है यानी सिंधु लिपि है वह सुमेरिया और मिस्र की लिपियों की तुलना में अधिक उन्नत थी, परिष्कृत थी। अगला है कला। कला के अंतर्गत हमने नगर निर्माण कला, संगीत कला, केश विन्यास कला, इनके बारे में तो अभी पढ़ा ही, देखा ही कि किस तरह से उनके द्वारा नगर निर्माण किया गया था। उनकी नगर योजना के बारे में विस्तृत से पढ़ा था। अब आता है कला के अंतर्गत मुख्य रूप से मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत और नृत्य कला। मूर्ति कला में मिट्टी, धातु और पत्थर 3 प्रकार की मूर्तियाँ मुख्य रूप से प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में देवी देवताओं, उपासिकाओं, नर्तकियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इस समय की जो मूर्तियाँ हैं उनमें भाव व्यंजना, हाव भाव प्रदर्शन, विभिन्न अंगों की संतुलित अभिव्यक्ति की गई है, शरीर के विभिन्न अंगों की। जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं उनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, मिट्टी की बनी ध्यान अवस्थित योगी की मूर्ति में अंग विन्यास, अलंकरण आदि के यथार्थ गुण विद्यमान हैं। सामान्य मूर्तियों में स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि की मूर्तियाँ, खिलौने सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त उस काल में आभूषण, बर्तन, मुद्रा, ताबीज भी काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं और ये सभी उस काल की कला को प्रदर्शित करते हैं। अगला है चित्रकला। सिंधु प्रदेश के निवासियों की चित्रकला का आभास हमें उनके मिट्टी के बर्तनों पर बने चित्रों से होता है। ये चित्र लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग से बने हुए हैं। इन चित्रों में मनुष्य मूर्तियाँ बहुत कम हैं। सिंधु चित्रकारों के सम्मुख अलंकरण के 2 प्रमुख तत्व थे। वे कभी रेखा गणित या एक दूसरे को वृत्त को काटते हुए अलंकरण या कभी वृक्ष, पशु, मात्र, पत्ती आदि का चित्रण करते थे। सिंधु कुम्भकारों ने कई वर्ग के पेड़, पत्तियों जैसे खजूर, पीपल, नीम का बहुतायत से प्रयोग किया है। तीसरा है नृत्य और संगीत और नृत्य कला। नृत्य मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन था ही। उसके अलावा हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में किसी दृश्य का, समारोह का दृश्य उकेरा गया है। उसके मध्य में एक व्यक्ति ढोल वादक और उसके पास एक स्त्री बगल में ढोल दबाए खड़ी है और दूसरे दृश्य में एक पुरुष को ढोल बजाते हुए और एक स्त्री को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। कुछ अवशेषों में बीड़ा के भी चित्रांकन मिलते हैं जो सिंधु वासियों की संगीत कला के या नृत्य कला के द्योतक माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमें हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला मैं आपको कल आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।